वर्ल्ड वॉर वन की वजह से यूरोप में ऑलरेडी बहुत इंस्टेबिलिटी थी और इसी की वजह से वर्ल्ड वॉर टू को एक और स्टेज मिल गया था। वर्ल्ड वॉर टू जो वर्ल्ड वॉर वन के ठीक 20 साल बाद शुरू हुई थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वॉर टू की। ये पूरी सीरीज होगी वर्ल्ड वॉर टू की, शुरू से लेकर अंत तक। तो लेक्चर में बने रहें। जिन जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, 1 मिनट का काम है। और आगे बढ़ते हैं। तो अब जर्मनी भी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं था, लेकिन अडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी की नाजी पार्टी का लीडर था और आगे चलकर डिक्टेटर भी बना, उन्होंने किसी तरह जर्मनी को फिर से संभाला, रीआर्म किया और इटली और जापान के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक ट्रीटीज को भी साइन किया था, जो आगे चलकर जर्मनी को एक वर्ल्ड डोमिनियन स्टेटस दिलाने में हेल्प करेगा, ऐसा हिटलर का मानना था। 1913 की सितंबर में जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेजन कर दिया था और इसी की वजह से फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी और यहीं से शुरू होती है वर्ल्ड वॉर टू। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। और यहां से ये वर्ल्ड वॉर टू जिसकी शुरुआत हो चुकी थी, जो कि और ज्यादा लोगों की जान लेने वाली थी, हैवी डिवास्टेशन होने वाला था इस वर्ल्ड वॉर में। एंड व्हेन आई से हैवी डिवास्टेशन, आई मेंट कि वर्ल्ड वॉर वन से भी ज्यादा डिवास्टेशन होगा वर्ल्ड वॉर टू में। आगे देखेंगे हम। जो डेथ्स हुई थी वर्ल्ड वॉर टू में, उनका एस्टिमेशन कुछ 40 से 60 मिलियन लोगों की का था, जिसमें 6 मिलियन सिर्फ ज्यूज ही थे। और इन ज्यूज को हिटलर ने अपने कंसंट्रेशन कैंप में ही मरवा दिया था और बाद में उन कंसंट्रेशन कैंप्स में से पाइल्स ऑफ बोन्स रिकवर हुई थी। वो जो ज्यूज की जान ली थी हिटलर ने, उनको वहीं पर बरी करा दिया था, दफना दिया था और बाद में वहां से हड्डियों का एक हड्डियों का पाइल मिला था वहां पे उन ज्यूज का, जो वहां पर मारे गए थे। और इस कंसंट्रेशन कैंप को होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। इसके लिए मैं एक अलग से सेशन बनाऊंगा। तो अभी वर्ल्ड वॉर वन की वजह से सेंट्रल और अलाइड पावर्स, जो सेंट्रल और अलाइड नेशंस थे, दोनों ही हैवी डिवास्टेशन की वजह से वॉर करने में केपेबल तो नहीं थे। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो हार्श टर्म्स जर्मनी के ऊपर इम्पोज किए गए थे, ट्रीटी ऑफ वर्साई में जो हार्श टर्म जर्मनी के ऊपर इम्पोज किए गए थे, उससे जर्मनी खुश नहीं था और ये आगे चलकर एक बड़ा रीजन बना था वर्ल्ड वॉर टू होने का। और फिर 1933 में हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए और 1934 में उन्होंने खुद को अनाउंस कर दिया था सुप्रीम लीडर ऑफ जर्मनी। और 1930 में ही हिटलर ने जर्मनी का रीआर्मामेंट शुरू कर दिया था। जर्मनी में फिर से हथियार, गोला बारूद, ये सारी चीजें आने लग गई थी, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्साई के खिलाफ था। ट्रीटी ऑफ वर्साई में ऐसा था कि कोई भी देश जो भी सेंट्रल पावर्स के थे, सेंट्रल नेशंस जो थे, वो किसी भी तरह के आर्मामेंट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये एक कंडीशन थी ट्रीटी ऑफ वर्साई की। तो हम देखते हैं कि हिटलर जो है जर्मनी का रीआर्मामेंट शुरू कर दिए थे और ट्रीटी ऑफ वर्साई वॉयलेट हो चुकी थी। फिर 1939 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को इन्वेड किया। 1938 में ऑस्ट्रिया को इन्वेड किया और 1939 में चेकोस्लोवाकिया को इन्वेड करके कैप्चर कर लिया था। और जो इस टाइम जर्मनी को कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि यूएस और सोवियत यूनियन ये दोनों अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में ही बिजी थे और फ्रांस और ब्रिटेन में इतना डिवास्टेशन हो चुका था वर्ल्ड वॉर वन में कि ये दोनों किसी भी तरह के कॉन्फ्रंटेशन में एंगेज होने के मूड में नहीं थे। फिर हिटलर और जोसेफ स्टालिन, फिर हम देखते हैं कि आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर इन 1939 शुरू होता है। यहां से वर्ल्ड वॉर प्रॉपर फुल फ्लेश्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। फिर हम देखते हैं कि हिटलर और जोसेफ स्टालिन, जो कि सोवियत के लीडर थे, सोवियत यूनियन के, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम था जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट। लेट अगस्त 1939 में यह पैक्ट साइन किया गया था
और इसकी वजह से पेरिस और लंदन काफ़ी परेशानी में आ गए थे। काफ़ी परेशानी हो रही थी पेरिस और लंदन में, शुरू हो चुकी थी। अब क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को गारंटी दी थी कि जर्मनी के किसी भी तरह के एग्रेशन से पोलैंड को डिफेंड करेंगे, तो जर्मनी के पास एक प्लस पॉइंट था, ये था कि सोवियत से उसकी कोई भी कॉन्फ्रंटेशन नहीं होने वाली थी इस पैक्ट की वजह से, जर्मन सोवियत नॉन एग्रेशन पैक्ट। और इस पैक्ट को साइन करने के बाद जर्मनी ने पोलैंड के वेस्ट साइड को इन्वेड कर दिया था। और ठीक 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद 17 सितंबर 1939 को हम देखते हैं कि जर्मनी ने पोलैंड के ईस्ट साइड को भी इन्वेड किया। और अब क्योंकि पोलैंड को दो साइड से इन्वेजन चल रहा था, जर्मनी ने ईस्ट से भी किया था और वेस्ट से भी किया था, पोलैंड संभाल नहीं पाया एंड इट फेल। 1940 आते आते पोलैंड पर सोवियत यूनियन और जर्मनी ने जॉइंट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था। ये जॉइंट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया था, और एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ नॉन एग्रेशन पैक्ट, जो कि सोवियत यूनियन और जर्मनी में के बीच एग्रीमेंट हुआ था। और जो सोवियत यूनियन था, स्टालिन थे, उन्होंने ऑक्यूपाई किया था बाल्टिक स्टेट्स, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया आता है। ये 3 सिटीज आती हैं, ये 3 कंट्रीज आती हैं सोवियत यूनियन की के अंडर में। उसके बाद जर्मनी और ब्रिटेन ऑलरेडी सीज ओवर इंटरनेशनल वाटर्स पे फाइट कर रहे थे, सीज में, ओशंस में फाइट कर रहे थे। और जर्मनी की यू बोट ने वर्ल्ड वॉर शुरू होने के 4 महीने के अंदर ही ब्रिटेन की और 100 से भी ज्यादा जो वेसल्स थी, शिप्स थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो खत्म कर दिया था जर्मनी की यू बोट्स ने। यू बोट्स जर्मनी की सबमरीन्स थी, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में भी अपना लोहा मनवाया था ब्रिटेन के सामने। और जब 6 महीने तक जर्मनी ने कुछ खास एक्शन नहीं लिया, तो हाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी बीच बीच में, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर की स्केल पर नहीं हो रही थी। तो अलाइड नेशंस में जो न्यूज मीडिया था, न्यूज प्रिंट था, वहां पर इस वर्ल्ड वॉर 2 को एक फोनी वॉर के नाम से जाना गया। फोनी वॉर को छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए बोला जाता है, जहाँ छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं उनको फोनी वॉर्स भी बोला जाता है, उन लड़ाइयों को। और इन अलाइड नेशंस में छोटी मोटी लड़ाई चलती हो रही थी। तो आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।